अच्छा, यूपीएससी जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे भवन में, तो फर्स्ट टाइम आपसे क्या पूछा गया था? जैसे आपने बताया 85 क्वेश्चंस करके आते थे, तो ये जो 85 वाला सिस्टम है ना, स्टूडेंट्स कई बार टारगेट करके जाती है, फिर वो माइनस में नंबर करके आ जाते हैं। हालांकि मैंने अभी एक पीजी एग्ज़ाम के लिए दिया था मैंने एंट्रेंस, उसमें मैंने टारगेट सेट कर लिया था, मैं 95 करके आऊँगा, माइनस में नंबर आ गए थे। अच्छा, रिवीजन कितने टाइम में करते थे आप? ये क्या वीकली करते थे, मंथली, या कैसे कहते थे? ऑप्शनल क्या रखा आपने? अब मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी था। अच्छा, ज्योग्राफी को कैसे सिलेक्ट किया? जैसे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होने के बाद ज्योग्राफी में शिफ्ट होना थोड़ा सा टफ लगा होगा एक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है शुभम, जिनका 41 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और ये इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था और ये मेरे कॉलेज से ही, हंसराज कॉलेज से हैं। तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे। फिलहाल अभी हम इनके घर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी दूर है दिल्ली से, और काफ़ी ट्रैवल के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए। ओके, सो हम आज इनसे इनकी सक्सेस जर्नी जानेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मैंने एजुकेशन क्लास 10 यहाँ विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया बिहार में ही है, वहाँ से किया था। फिर +2 मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2021 में कंप्लीट किया है। ओके, सो सिविल सर्विसेज का पहले से सोच रखा था, इसलिए डीयू में एडमिशन लिया था? जी हाँ, सोचा तो पहले से था। 12th के बाद सब लोग सोचते हैं कि आगे करियर में क्या करना है, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए सिविल सर्विसेज ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। सो मैंने सोचा चलो डीयू में ले लेते हैं, वहाँ माहौल रहेगा अच्छा सिविल सर्विसेज का। तो वैसे कॉलेज में मैंने कुछ किया नहीं इस एग्ज़ाम के लिए। मैं अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस किया कि वो चांस फिर आएगा नहीं कॉलेज का। वैसे भी कोरोना के कारण 1.5 साल चला गया, तो मैंने जो बाकी के 1.5 साल बचे हुए थे उसमें मैंने काफ़ी क्विजिंग की, डिबेटिंग की। मैं डिबेटिंग सोसाइटी में था, अपने क्विज सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। अरे वाह, ग्रेट। तो कॉलेज मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन जब कोरोना हो गया तब मैं घर पे था, तब बोर हो रहा था, तो सोचा चलो एक सिविल सर्विसेज का भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो जनरली मैं भी ऐसे यूपीएससी के सोच के गया था कि डीयू में एडमिशन लेते हैं, यूपीएससी ऐसे निकल जाता है। लेकिन वहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा आसान नहीं है, पढ़ना बहुत पड़ेगा। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आपका कोरोना लग गया, उसके बाद जब आप घर पे आ गए वापस, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा होगा कि गाइडेंस नहीं है, या फिर कैसे रिसोर्सेज भी नहीं होंगे उस टाइम पे, आप अचानक से इधर आ गए होगी, तो कैसे स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन? जी, उस वक्त रिजल्ट आया था शायद 2019 यूपीएससी का। तो मेरे साथ मैंने क्विज करवाया था अपने पिछले स्कूल के लिए, उसमें चंद्रज्योति मैम जो 28th रैंक आया था उनका, उनके साथ मैंने क्विज करवाया था, तो उनसे बात करने का थोड़ा मौका मिला। और साथ ही मैंने बहुत सारे टॉपर्स टॉक देखे हैं, जैसे एक टॉपर्स टॉक है, मैंने बहुत सारे देखे हैं। और उसका बेस्ड ऑन दैट मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं क्या, सारे टॉपर्स सेम ही चीज़ बोलते हैं कि टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, ये बुक्स पढ़ने, बुक्स तो सब सेम ही पढ़ते हैं। तो मैंने देखा, फिर जब मैंने स्ट्रैटेजी बना ली, सारे बुक लिस्ट बना ली, तब मैंने ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स यहाँ पे बनाता है, ई-कॉमर्स का यहाँ पे सारे बुक्स आ रहे हैं आसानी से। तो मैंने घर पे रहकर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने ऑप्शनल कोचिंग यहीं से ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था। टेस्ट सीरीज भी यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया था। मैं जाता था, टेस्ट सीरीज के पेपर प्रिंट आउट करवाता था, देता था, फिर उसको अपलोड करता था स्कैन करके, तो उसमें बहुत काफ़ी टाइम लगता था। करंट अफेयर्स के भी मंथली मैगजीन आते थे, मैं जाके प्रिंट कराता था। तो दैट्स ऑल, छोटी मोटी दिक्कत होती थी, वो फैमिली है, बहुत सारे फंक्शन होते थे, इसलिए मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया सितंबर 2021 में। फिर उसके बाद प्रिपरेशन अपने आप स्मूथली होते गया। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। जब आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा होगा तो क्या रिएक्शन था? फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाना, अपने आप में समझ ही नहीं आता कि सच में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ।
सबसे पहले तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिस्ट में नाम होगा, हाँ। क्योंकि मैं टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, एग्जाम अच्छे गए थे, इंटरव्यू भी अच्छा गया था। बट जैसे ही मैंने पहला ही पेज देखा, उसमें अपना नाम दिखा, रोल नंबर मिलाया। उसके बाद तो मैं काफ़ी जोर से चिल्लाया कि जो मम्मी को बताया, पापा को बताया, सब खुश थे, और राहत हुई था कि चलो। फिर मैं इससे पहले जस्ट 1 घंटा पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा था, 28 का जो प्रीलिम्स था, तो रात तक चलो पढ़ना नहीं पड़ेगा, प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस नहीं करना। हाँ। ओके यार, मुझे आप ये बताओ कि आप पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हैं, या फिर सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते तब से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे थे? जी, अगर मैं अपने आप को पढ़ने वाला, स्कूल में रैंक जो आता था या परसेंटेज जो आता था उस पर बताओ तो हाँ, आप कह सकते हैं मैं पढ़ने वाला छात्र था, क्योंकि हमेशा क्लास में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक ही आते थे हमेशा। हाँ। तो कंसिस्टेंसी था। कॉलेज में बल्कि कंसिस्टेंसी टूट गया, क्योंकि मैं अटेंडेंस में जाता नहीं था क्लास में, 50% से कम अटेंडेंस होता। तो कॉलेज में कंसिस्टेंसी टूटा, बट उससे पहले हमेशा फर्स्ट टॉप 3 रैंक रहता था। ओके, सो डेफिनेटली आपको क्या लगता है कि आपने जो बहुत पहले पढ़ रखा है, स्कूल कॉलेजेस जो भी है, वो सिविल सर्विसेज में आपका हेल्प किया, या फिर वो कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट किया इसके लिए सब कुछ? मेरा मानना है एक्यूमुलेटेड नॉलेज जो हम फाउंडेशन पढ़ते हैं या +2 में पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली हेल्प करता है इनडायरेक्टली। बिकॉज मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूँ, सब बोलते हैं 6 to 12 का NCERT पढ़ो या 9 to 12 का NCERT पढ़ो। मैंने नहीं पढ़ा, कि मैं अपने क्लास में ही अच्छे से पढ़ चुका था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे में आ चुका था। तो मैंने अपना टाइम किस सब में वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट मैं चला गया स्टैंडर्ड बुक्स पे, जैसे लक्ष्मीकांत पे या स्पेक्ट्रम पे। मैंने सब डायरेक्ट उससे नोट्स बना लिए, क्योंकि मुझे पता था, मुझे बेसिक्स मेरे कवर थे NCERT से। तो ये सिर्फ एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, रिजल्ट ऑफ जो मैंने पढ़ा है क्लास 10 या +2 में। तो ये एक्यूमुलेटेड नॉलेज काम करते हैं। ऑप्शनल क्या रहा आपने? अब मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी था। अच्छा, ज्योग्राफी को कैसे सिलेक्ट किया? जैसे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होने के बाद ज्योग्राफी में शिफ्ट होना थोड़ा सा टफ लगा होगा आई थिंक। तो मैंने जब कॉलेज में था, ये छोटा मोटी चीज़ें मैं कॉलेज में लेता था। हाँ। तो मैंने देखा, सबसे पहले मेरा चांस था कि मेरा मन था कि संस्कृत लेने का, क्योंकि मैं स्कूल में संस्कृत में टॉपर रहता था हमेशा। मैं जो टीचर भी थे वो भी बोलते थे संस्कृत ले लो, UPSC हो जाएगा। हाँ। तो फिर मैंने देखा उसका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, मुझे लगा ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज नहीं है मार्केट में, गाइडेंस नहीं है मार्केट में। फिर मैंने देखा कि मैं सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट क्या था, तो फिर मैंने ज्योग्राफी, मुझे बहुत पसंद था, इंटरेस्ट था, नंबर भी अच्छे आते थे क्लास 10 तक। तो फिर मैंने उसका सिलेबस देखा, एनालाइज किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मुझे लगा कि मेरे से हो जाएगा, क्योंकि ये साइंस की तरह है ज्योग्राफी विदाउट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये साइंस था। तो मैंने ज्योग्राफी ले लिया, बुक भी पढ़े, बुक्स मंगा ली, घर पे ही बुक्स पढ़े, मुझे लगा कि ये मेरे से हो जाएगा। ओके, सबका फर्स्ट अटैम्प्ट में UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना होता है, और इवन हर कोई चाहता है कि यार उनको ज़्यादा लंबा प्रिपरेशन ना करना पड़े। तो आपने कैसे स्टार्ट किया प्रीलिम्स का तैयारी, सो दैट कि आपका प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस का बताना आप स्टेप बाय स्टेप? मैंने स्टार्टिंग इंटीग्रेटेड किया बोथ प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ, क्योंकि सिलेबस मैच करते हैं, थोड़ा मेंस में जाता है बट उसका छोड़ नहीं सकते हैं पहले। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज इनसाइट्स IAS की। तो वो होता था क्या कि जून 2021 से ही वो स्टार्ट हो गया, जबकि मेरा एग्ज़ाम अगले साल जून 2022 में था। तो होता क्या था, वो टेस्ट होता था वेरी स्ट्रेटजिक मैनर में। पहला जैसे होता था हिस्ट्री का टेस्ट होता था, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो वैसे जैसे मैं उसी के हिसाब से अपना आपको सिलेबस कंप्लीट करता था, बुक्स पढ़ता था, नोट्स बनाता था, रिवाइज करता था, और फिर उसके टेस्ट देता था। उससे पता चलता था कि मेरा प्रिपरेशन जो है वो सही चल रहा है या नहीं। ऐसे टेस्ट होते गए, GS1 के, फिर पॉलिटी के, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर GS2, ऐसे GS3, 4, और इसके साथ साथ ऐसे के भी टेस्ट इसमें होते जाते थे। तो होता है मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता था इसी के साथ। तो हुआ क्या, जनवरी एंड तक 2022 के मेरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, GS के भी, SA के भी और ऑप्शनल के भी।
तो ये मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और जब प्रीलिम्स पास आ गया था तो बस मैं प्रीलिम्स के पढ़ने लगा, खूब रिवाइज किया, टेस्ट दिया, बहुत सारा टेस्ट दिया। उसे जो भी नए चीज़ मिलते थे वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। और उस टेस्ट से कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछ देते हैं प्रीलिम्स में, कोई फिक्स सिलेबस अब रहा नहीं। वो जो सिलेबस है बस एक गाइडिंग लाइट है, वो कुछ भी पूछ देते हैं। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज फैक्चुअल क्लैरिटी भी अब चाहिए। तो वो हेल्प किया टेस्ट देने से। अब बात मेंस की करूँ तो प्रीलिम्स के बाद मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए अगेन, क्योंकि मेरा नोट्स पहले से ही कंप्लीटेड था। जैसे मैंने बताया जनवरी में मेरा सब चीज़ कंप्लीट हो गया था। मैंने नोट्स बस रिवाइज किए, कंसोलिडेट किए, उसमें नई नई चीज़ ऐड करते गया, जैसे कि एग्जांपल्स हो गया, डेटा हो गया, केस स्टडीज़। मेरा ऑप्शनल में केस स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैंने केस स्टडीज़ का एक अलग लिस्ट ही बना लिया था, जो कि मुझे एग्जाम में वो जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड किया नोट्स में, वो मैं इम्प्लीमेंट करता था अपने टेस्ट में, ताकि मैं मेंस जब असली मेंस लिखूँ तो मैं शॉक नहीं लगे या कुछ न्यू ना लगे। तो मैंने जो भी स्ट्रेटजी बनाई वो टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट किया, फिर वही मैंने मेंस में इम्प्लीमेंट किया। वैसे ही फिर मैंने मेंस लिखा, सब चीज़ अच्छे से हो गया। यही था मेरे प्रीलिम्स एंड मेंस की स्ट्रेटजी। अच्छा, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे? अब मेरा हमेशा जितने भी टेस्ट देता था मेरा फिक्स आता था मैं 85 करूँगा। मेरे लिए वो स्वीट नंबर था, तो मैंने इससे ऊपर ना कम। हाँ, तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स में 85 अटैम्प्ट किया। तुक्का मानना बड़े 80-85 पहुंचाने के लिए है। जैसे आपने बताया 85 क्वेश्चंस करके आते थे, तो ये जो 85 वाला सिस्टम है ना, स्टूडेंट्स कई बार टारगेट करके जाती है, फिर वो माइनस में नंबर करके आ जाते हैं। हालांकि मैंने अभी एक पीजी एग्ज़ाम के लिए दिया था मैंने एंट्रेंस, उसमें मैंने टारगेट सेट कर लिया था मैं 95 करके आऊँगा, माइनस में नंबर आ गए। तो वो कहीं ना कहीं ना पढ़ने की वजह से होता है। क्या कहना चाहोगे इसका? जी हाँ, ना पढ़ने की वजह से अवश्य होता है, बट मेरा था कि ये जो 85 नंबर बनाता ये काफ़ी रिसर्च करने, अपने आप में रिसर्च करने, और जो मैं टेस्ट देता था उसका रिसर्च करने के बाद बना था। जो मैंने टेस्ट दिया जैसे जीएस स्कोर का या अभ्यास देता था या इनसाइट्स का देता था, उस पर मैंने देखा कि 85 मेरे लिए सटी। जब मैं 85 अटैम्प्ट करता था हमेशा मेरा नंबर 100 के पार रहता था, तो इसलिए मैंने वो 85 चूज़ किया। और 85 को भी मैं राउंड्स में करता था। उसमें होता पहले राउंड में मैं वही करता था जिसमें मैं 110% श्योर हूँ, तो ये अराउंड 45 to 50 के बीच में आते थे। तो इतने मैं फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड में वो करता था जिसमें मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, या 3 ऑप्शन वो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, कोई फिर एक ऑप्शन पे या कोई लॉजिकल गेस कर रहा हूँ। ये अराउंड 80 हो जाते थे। बाकी के 5 या 5-10 क्वेश्चन मैं तुक्का लगाता था, ये इंटेलिजेंट गेस वर्क करता था। अभी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ आपने देखा? जी, मैंने अटेम्प्ट किया है प्रीलिम्स का पेपर, क्योंकि मैं फ्री था तो मैंने अटेम्प्ट किया है। कितने क्वेश्चंस सही हुए आपके? इसमें मैंने 85 अटेम्प्ट किए, उसमें वेरियस आंसर की से 100 के पार आ रहे थे। ओके। और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बहुत टफ था पेपर और काफ़ी एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया यूपीएससी ने, या फिर पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर आपको, जैसे आपने तो अटेम्प्ट किया ही है, तो अब स्टूडेंट्स को कैसे अगले एग्ज़ाम की अप्रोच के लिए प्रीलिम्स की खास तौर पे फोकस करना चाहिए स्ट्रेटजी पर? जी, मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा डिफरेंट था। लोगों को डिफरेंट और डिफ़िकल्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंट था, बट ये देखिए कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने 4-5 पूछा था, तो और जो भी थे बेसिक क्वेश्चन सेम थे। बट मैं आगे का कहूँ तो आपको 3 चीज़ चाहिए होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्चुअल क्लैरिटी और थोड़ा लक। क्योंकि आप ये जो है ओनली 1 ओनली 2, इसमें आप तीनों मतलब श्योर होंगे तभी कर पाएंगे, सारे होंगे नहीं। तो आप 70 क्वेश्चन या 60-70 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। बाकी के अटेम्प्ट करने के लिए आपको लक चाहिए। यूपीएससी में लक का तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी का। लक के थ्रू ही मैं, क्योंकि प्रिपरेशन सब करते हैं, पढ़ते से मैं 41st रैंक लाया, थोड़ा उसमें लक का भी साथ था। तो आप लक के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट बाकी दोनों चीज़ें मैंने बताई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल क्लैरिटी, इस पर आप वर्क जरूर कर सकते हैं। ओके। एग्ज़ाम्स के जस्ट 2-3 महीने पहले क्या आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाते थे? जैसे कि आपने बताया कि मेंस और प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड आप प्रिपरेशन करते थे। हाँ, मैंने जैसे जून 5 को एग्ज़ाम था, तो मैंने अप्रैल में सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया।
बट उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं था, जाके मैं दिन में 2 टेस्ट दे देता था, आके थोड़ा उसको रिवाइज कर लेता था, आंसर जो नहीं आते थे उसको या तो नोट्स में लिख लेता था या इग्नोर कर देता था, जो मैं सोचता था ये तो कभी आएंगे नहीं एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही होता था। ये 2 महीना काफ़ी रिलैक्स था क्योंकि मेरे नोट्स बने हुए थे, मैं अच्छे मार्क्स आ रहे थे टेस्ट सीरीज में, और उस वक्त IPL भी चल रहा होता था तो मैं IPL भी देखता था, टाइम पास हो जाता था। IPL में कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? RCB ही है, लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता छोड़ है। देती यार। अच्छा क्यों नहीं लगता यार? अच्छा, RCB में किसके फैन हो गए? था तो मैं ABD का, बट अभी कोहली ही बचा है, और उससे भी ज़्यादा मुझे मैक्सवेल पसंद है क्योंकि कोहली अब स्लो खेलने लगा है T20 में, तो मज़ा नहीं आता उसको देख के। अच्छा चलो, आपने हालांकि अभी मेंस के बारे में बताया। मेंस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आंसर राइटिंग। आंसर को अच्छा मैटर करने के लिए या फिर जिसमें मार्क्स अच्छे आए, हालांकि आपका स्कोर कार्ड आया ही होगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आए हुए तभी आपकी रैंक भी अच्छी आई है। तो कैसे आंसर को लिखते थे? आंसर जैसे मैंने बोला, मैंने जून 2021 से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या था, डेली आंसर राइटिंग, मैंने 2 महीने डेली मैं 2 आंसर लिखता था 15 मिनट में, क्योंकि होता है कि 10 मार्क्स का आंसर 7 मिनट में लिखना होता है और 15 मार्क्स का आंसर 10 मिनट में लिखना होता है। तो ये मैंने 2 महीने लगातार डेली आंसर राइटिंग की। उससे हुआ क्या कि मैं स्पीड जो था वो हो गया। अब मैं जैसे मैंने बोला इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज होता था मेरा, तो मैं टेस्ट देते जाता था। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्टी होता था, मेरे पेपर 3.5 घंटे में कंप्लीट होते थे, बट धीरे धीरे जैसे मैं लिखता गया टेस्ट देते गया, तो एट द एंड ऑफ माई प्रीलिम साइकिल मेरा 3 घंटे से पहले ही कंप्लीट हो जाने लगा विथ क्वालिटी आंसर्स। तो वैसे ही मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत सारे 50 से ज़्यादा टेस्ट लिखे, इंक्लूडिंग GS, SA एंड ऑप्शनल। बट एट द एंड जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने 50 से ज़्यादा टेस्ट लिखे, तो मैं 3 घंटे से पहले ही कंप्लीट होने लगा, पेपर टाइम में कंप्लीट होने लगा। और क्वालिटी आंसर मेन, आप बस पेपर कंप्लीट करना नहीं होता है, अब वो जो पूछ रहा है वो लिखे, उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करें यूजिंग डेटा एग्जांपल्स, तो वो मैं इम्प्लीमेंट करता था अपने टेस्ट में। वही आंसर राइटिंग जो बोलते हैं टॉपर्स की, टू द पॉइंट लिखो, पॉइंट्स में लिखो, अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स यूज करो, वही मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने टेस्ट सीरीज में। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने सिमुलेटर टेस्ट भी दिया, दिन में 2 टेस्ट देना जैसे होता है फाइनल मेंस में, वो मैंने दिया। फिर जाके जब कॉन्फिडेंस हो गया इतने टेस्ट देने के बाद, तो मैंने मेंस दिया, मैंने कॉन्फिडेंटली मेंस दिया। कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ नहीं मेंस में। हाँ, एक बार हाथ दर्द करने लगा था GS2 पेपर लिखने के बाद, तो बट रात भर में ठीक हो गया, तो ईजिली सब चीज़ अच्छे से हो गया मेंस का। ओके, सो ओवरऑल मैं अगर आपसे जानना चाहूँगी सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको कितना टाइम लगा? आपको सक्सेस मिली गई है तो वो एक पूरा टाइम प्रोसेस बताइए। मैंने सीरियस प्रिपरेशन जून 2021 में ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, तो वहाँ से देखें तो अभी है 1 साल ही मानिए। 1 साल का एग्ज़ाम, 1 साल का प्रिपरेशन, फिर 1 साल का एग्ज़ाम साइकिल होता है, तो यही 1 साल मान के चलो। हाँ, 1 साल। तो जनरली मतलब नॉर्मली सभी को लगता है कि कई साल लग जाते हैं, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और दूसरी चीज़ होती है कि आपने अभी लक का भी जिक्र किया, तो मे भी ये भी बड़ा फैक्टर रहा होगा आपके साथ, आपने जब बताया खुद से ही तो। और अच्छा, एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे आप डेली? जी, वैसे कोई फिक्स तो नहीं था क्योंकि वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम पास है, एग्ज़ाम कितना दूर है, तो बट मेरा डेली टारगेट होता था कि मुझे इतने बजे पढ़ने बैठ जाना है और डेली का टारगेट ये मुझे कंप्लीट करना है। अगर वो मुझे 4 बजे तक ही कंप्लीट हो गया तो वही करता था, बाकी भी हमारा मूवी देखता था बाकी के टाइम में। तो अगर बट मैं एवरेज देखूँ तो 8-9 घंटे हो ही जाते थे। ओके, सो 8-9 घंटे में आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अगर 1 साल में इतने घंटे एवरेज पढ़ें तो? हाँ, आसानी से। मैं अब खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8-9 घंटे में मैंने 1 साल से, फिर मैं जून में स्टार्ट किया, जनवरी एंड तक मेरा कंप्लीट हो गया। सब बोलते हैं कि टाइम नहीं होता है प्रिपरेशन में, टाइम की कमी है, बट अगर आप अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करें, मैंने 8-9 घंटे ही पढ़ा, उसमें सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जैसे कि 8-9 महीने आपने बताया, तो एक लक्ष्मीकांत हो गई, एक स्पेक्ट्रम हो गई, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS है, डिफरेंट जो कोचिंग के नोट्स आते हैं या फिर बुक्स आते हैं। इसके अलावा जोग्राफी के लिए जनरली आप NCERT या फिर डिफरेंट बुक्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इन बुक्स को कैसे आपने डिवाइड किया था कि पहले इनको पढ़ूंगा, इसको कंप्लीट कर लूँगा इतने महीने में, इसको इतने महीने में, ऐसे किया था, या फिर पढ़ते गए वो पता नहीं कब कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा?
जी मैं पढ़ते गया था क्योंकि मेरा वीकली टेस्ट होता था जैसे मैंने बताया, तो मेरे पास एक सप्ताह ही होता था कंप्लीट करने के लिए। तो उस एक सप्ताह में मैं कंप्लीट कर लेता था, इंक्लूडिंग रीडिंग द बुक, मेकिंग द नोट्स आउट ऑफ देम एंड रिवाइजिंग देम। इस एक हफ्ते में मेरा हो जाता था। जैसे मैंने स्टार्टिंग GS1 से किया तो स्पेक्ट्रम मेरा हो गया, फिर GS2 का किया तो पॉलिटी का लक्ष्मीकांत हो गया, GS3 किया तो मैं श्री राम IAS का फॉलो करता था, इकनॉमी तो वो हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ऐसे मेरे खुद के नोट्स, अब मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, सारे जितने भी टॉपिक है सबके नोट्स थे मेरे। वो जो फिक्स टाइम होता था मैं उसी में बना, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि मुझे 3 दिन ही पढ़ना है लक्ष्मीकांत या 1 सप्ताह पढ़ना है लक्ष्मीकांत। अगर वो मुझे 2 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है तो मैं तीसरे दिन क्यों पढूं। बस होता था कि एक बार पढ़ लिया, हाँ उसके बाद जब टाइम मिलता था रिवीजन जरूर होता था। अच्छा, रिवीजन कितने टाइम में करते थे आप? ये क्या वीकली करते थे, मंथली, या कैसे कहते थे? अगेन टेस्ट के हिसाब से, जैसे एक पूरा साइकिल GS1 2 3 4 का कंप्लीट हो गया, हाँ। उसके बाद एक और बाकी जो जैसे जनवरी में कंप्लीट हो गया, 2 महीने जो बचे थे फरवरी मार्च, इसमें एक और टेस्ट सीरीज साइकिल GS1 2 3 4 का फिर से स्टार्ट हुआ, तो इसमें मैं फिर रिवीजन करता था। तो ऐसे बहुत सारे रिवीजन हो जाते थे। ओके, जैसे जो प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, अभी आपने दिया एग्ज़ाम, फिर से जो प्रीलिम्स दिया आपने चेक करने के लिए जस्ट ऐसे ही, लेकिन जैसे हम आज से 8-10 साल पुराना GS का पेपर देखे प्रीलिम्स का, तो उसमें करंट ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हों, तो डेफिनेटली वो हम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, और कुछ स्टैटिक्स और करंट को मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर वो लगता है आपको कि इतना भी हेल्पफुल रहेगा उस तरीके से? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने ऐसे देखा कि मैं इतना पढ़ लूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं उस टाइम देता तो भी मैं कर लेता। ये नहीं मैं करता था कि चलो इसको रट लेता हूँ कि अगले साल एग्ज़ाम में या मेरे साल एग्ज़ाम में आएगा। तो मेरा देखने का नज़रिया कुछ और था कि मैं अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ लूँ कि मैं वो क्वेश्चन भी कर लूँगा। बस ये देख लेता था किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत प्रीलिम्स और मेंस में, तो इससे पता चल जाता था कि तैयारी क्या करना है। Okay. अगर मैं एग्जांपल दे के बताऊँ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं मेंस में कि हमेशा करंट अफेयर्स ही आता था। हाँ। तो इस साल भी मैंने जब एग्जाम दिया तो मैंने प्रोबेबल टॉपिक्स बना लिया क्या क्या आ सकता है। उसमें एक प्रोबेबल टॉपिक था जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि एक्चुअल मेंस में आया अभी, तो ये काफ़ी हेल्प करता है इससे। ओके, और मेंस में जब आप फर्स्ट टाइम मेंस दिया आपने, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि मतलब उतना बेटर नहीं करूँगा, अगली बार करूँगा? मन में एक चल रहा होगा कि ठीक है यार, इस बार फर्स्ट ईयर टाइम तो है, अगर नहीं भी अच्छा करूँगा तो अगली बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? थैंकफुली ऐसा कभी आया नहीं। मेरे मन में था 1 साल ही मेहनत करना, मैं दोबारा यही चीज़ सेम पढ़ना नहीं चाह रहा था। मैं ऐसा बोलते हैं मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है, मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर मेरा डर था कि स्टैग्नेट नहीं कर जाऊँ, मैं दोस्त मेरे से आगे बढ़ जाए, मैं सेम लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ते रहूँ, अगले साल भी फिर से टेस्ट देते रहूँ। तो यही डर जो था मुझे कहता था कि चलो और मेहनत करो, और मेहनत करो, जो कर रहे हैं उसी पर कंसिस्टेंसी करते रहो। तो थैंकफुली मेरे मन में ये कभी नहीं आया। ओके, जैसे DU में जनरली देखा जाता है कि इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, DU से काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, और जैसे मैं खुद DU से हंसराज कॉलेज से ही हूँ, बट यार मुझे ऐसा लगा कि हंसराज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरे से बहुत अच्छे बेस्ट स्टूडेंट हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा बोलते भी है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, और फैमिली बैकग्राउंड भी उनका अच्छा है, तो सो दैट कि यार 1-2% ही मतलब बच्चे निकलते हैं सिलेक्शन UPSC में। पहले अपना कॉलेज में ऐसा होता था कि 2-3 बच्चे साल में एक आधी रिजल्ट निकले, इस बार तो हालांकि 8 या 10 अराउंड स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगा कि बहुत टफ है और मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब 1-2 अटैम्प्ट में तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा लगेगा। सो मैं इस तरफ इसलिए बढ़ गया कि मुझे कोई और भी ऑप्शन रखना चाहिए। बट आपके दिमाग में ऐसा आया था कभी कि यार टाइम लगेगा इसमें, मेरे खुद कलीग्स इतने होशियार हैं और बहुत कम सिलेक्शन होता है, ऐसे करके? अगेन मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं था। मेरे लिए था कि एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, फिक्स सिलेबस है, मैं वो पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि उस हंसराज से 1 साल 4th रैंक आया था हिमांशु जैन सर, हाँ, तो था कि मेरे सामने एग्जाम्पल है, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, राइट। ओके, सो जैसे बिहार से भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं UPSC में। पहले अभी थोड़ा सा बीच में आई थिंक ग्राफ डाउन हुआ था, बट फिर से ग्राफ अप होने लगा है, तो क्या रीज़न है? बचपन से सिर्फ यही चल रहा होता है कि बस कलेक्टर बनना है, दूसरा कैरियर कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसे करके? जी, बिहार में शौक तो बहुत है सरकारी नौकरी का, जो बाकी सारे रिलेटिवली कम है। तो सब पेरेंट्स चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करो, सबसे अच्छा सरकारी नौकरी तो यही होता है। तो एक न एक बार सब बोलते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अभी जो 1 सप्ताह हुआ है रिजल्ट के, मैं काफ़ी
काफ़ी स्कूल में, यहाँ आसपास जितने स्कूल है सब में मुझे बुलाया गया था हाँ। और बच्चों से बात करने के लिए। उनका भी एक ही सपना है कि अच्छी नौकरी करे, अपनी ज़िंदगी बदले। वो मेरे से जानना चाहते थे यूपीएससी कैसे कर सकते हैं, बट वो तो चलो बच्चे हैं, 10th में है, 12th में है, तो मैंने बस यही कहा कि अभी सरकारी नौकरी ये सब छोड़ो, 10th 12th पे फोकस करो, अच्छी नौकरी करो। अभी बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास नहीं था या मेरे से पहले जनरेशन के पास नहीं था, बट आप अभी काफ़ी नौकरियां हैं, तो आप सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। राइट, आपका 41 रैंक आने के बाद आप IFS सेलेक्ट कर रहे हैं। जी। सो IFS क्यों चूज़ किया? डायरेक्टली नॉर्मली लोग रिपीट करते हैं अटैम्प्ट, अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं, अगर उनको IAS नहीं मिलता, IPS IFS मिल जाता है तो। जी, मेरा जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सबको मेरा भी था कि IAS बनना है। हाँ। बट जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने खुद को भी जाना कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मुझे हमेशा से इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी काफ़ी पसंद था। मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता कि मैं दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में चल रहा है वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर इंडिया को ग्रो करना है तो उसे अपने नेबर से या दूसरे सुपर पावर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे हमेशा से इसमें अच्छा बहुत सारा मतलब जनरल इंटरेस्ट काफ़ी था। तो फिर मैंने थोड़ा एनालाइज भी किया मेंस के बाद, डिफरेंट सर्विस कोर्स का देखा, स्ट्रेंथ क्या है, कैसे लाइफस्टाइल होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो मुझे लगा कि IFS एज ए डिप्लोमेट ये मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एक छोटी बात और भी कहूँ तो मैंने एक विक्रम ग्रिवाल सर हैं, उन तो 2017-18 में निकाला था, मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बात किया पावर वर्सेस फ्रीडम का, कि IAS में कैसे रिलेटिवली मोर पावर एंड लेस फ्रीडम है, जबकि IFS में अपोजिट है, वहाँ मोर फ्रीडम है। तो मैंने सोचा मेरे लिए फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर से, तो मैंने फ्रीडम को चूज किया। अच्छा, UPSC जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे भवन में, तो फर्स्ट टाइम आपसे क्या पूछा गया था? सबसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन मैम का था कि why didn't I go for higher education, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यही था पहला क्वेश्चन। सो आपने क्या रिप्लाई किया था वैसे? मैंने किया था कि मैम आई हैड प्लान्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज UPSC, सो आई थॉट लेट्स गिव UPSC, इफ नॉट देन एज अ बैकअप आई वुड डू पोस्ट ग्रेजुएशन। राइट, और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंटरव्यू तक आ रहे हैं और आपकी कम एज भी है, ऐसा करके कुछ? जी, मैम ने इसी क्वेश्चन के बाद मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि आई एम द यंगेस्ट कैंडिडेट सो फार। सो अभी आपकी एज कितनी हो गई? 22। 22, मतलब आप जब अपेयर की हो गए आई थिंक 21 के हो। हाँ। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर बने आप। ओके, सो लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग IITs या DU जैसे, या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ते हैं, जो कि अपने लोकल स्कूलिंग और लोकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनको लगता है यार कि ये DU वाले बच्चे या फिर BTech वाले ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं, हमारा तो हो ही नहीं। और जनरली हर कोई सोचता है, और काफ़ी हद तक ये प्रैक्टिकल में भी कभी कभी चीज़ें पॉसिबल नज़र आती हैं। तो ऐसा तो होता है, बट मैं अगर आपको डेटा बताऊँ तो मैं पढ़ा था एक सप्ताह पहले, JNU से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन होता है, सेकंड में IIT रुड़की, बट थर्ड में DU आता है। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, क्योंकि IIT वाले भी आके ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं सब्जेक्ट ऑप्शनल में। तो आप कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, कहीं से भी आते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, सोर्सेज सबके पास सेम होते हैं, पढ़ना सबको सेम चीज़ है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने अपनी जर्नी को, ओवरऑल एक्सपीरियंस को शेयर किया। सो मे बी आपकी प्रिपरेशन में इनका एक्सपीरियंस और जो स्ट्रेटजी वगैरह बताई इन्होंने, वो हेल्प करेगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।